Principal. Yes, sir. Good morning, everybody. Now, today we'll discuss this few problems over chemical kinetics. हमने chemical kinetics में effect of temperature, effect of catalyst समझा है, effect of surface area और ultraviolet radiation समझा है. इन्हीं problems, इन्हीं theory को illustrate करने के लिए this is a sheet of 9 problems. इसी समय हम यह 9 problems क्लास में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट रीडिंग देम थॉरोली, स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम थॉरोली. मैं उसी ऑर्डर में डिस्कस करूंगा जिस ऑर्डर में सवाल है. कुल मिला के 9 सवाल है. पहला सवाल, लेट्स स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट प्रॉब्लम. द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एल्डिहाइड इनटू मीथेन एंड CO2 इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन follows this rate law. This is decomposition of acetaldehyde into methane and carbon monoxide in presence of iodine at 800 Kelvin. Follows this rate law. For this reaction, they suggest the rate law is some constant into aldehyde into iodine. The decomposition is believed to go by two-step mechanism. यह जो decomposition है 2 step mechanism में होता है और वह mechanism उन्हें दे रखा है. This is the mechanism CH3 CHO plus I2 gives you CH3I plus HI plus CO. And in second step, CH3I plus HI gives you methane and iodine. This is the mechanism. What is catalyst for the reaction? Which of the 2 step is the slower one? Now, the problem is over explaining the effect of catalyst. कैटालिस्ट का इफेक्ट समझाने की कोशिश की गई है. सबसे पहले इसमें यह बताना है कि इसमें कैटालिस्ट क्या है. हम देखें, आयोडीन इज पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन मैकेनिज्म. आयोडीन रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है. इट्स नॉट अपियरिंग इन ओवरऑल रिएक्शन. आयोडीन इज अ कैटालिस्ट. बिना आयोडीन के शायद यह रिएक्शन होती तो सही, मगर काफी धीमी होती. आयोडीन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को फास्ट बना दिया. कैसे? आयोडीन स्वयं रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर लिया. पहले स्टेप में आयोडीन स्वयं पार्टिसिपेट करा, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया. यह इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी कम रही होगी. यह इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्दर रिएक्ट करके प्रोडक्ट देती है. आयोडीन जो पहले स्टेप में इन्वॉल्व हुआ था, दूसरे स्टेप में उसने अपने आप को अलग कर लिया. ओवरऑल रिएक्शन में आयोडीन अपीयर नहीं हो रहा है. आयोडीन इज अ कैटालिस्ट. अब इसके बाद उन्होंने पूछा है कि विच मस्ट बी द स्लोअर स्टेप. इनमें से जो मैकेनिज्म में 2 स्टेप हो रहे हैं, इनमें से धीमी स्टेप कौन सी है? वी ऑलवेज नो दैट slowest step is rate determining step. slowest step ही rate determining step होती है और slowest step में जो मॉलिक्यूल्स अपीयर होते हैं वही रेट लॉ में अपीयर होते हैं. हम कहते हैं, इस रेट लॉ को देखिए. इस रेट लॉ में एल्डिहाइड है और आयोडीन है. मतलब स्लोअर स्टेप में एल्डिहाइड और आयोडीन होना चाहिए. वो वाली यह स्टेप है. This must be the slower step or rate determining step. यह rate determining step होनी चाहिए. इसी वजह से rate is given by some constant into, क्योंकि rate determining step में एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है इसलिए एल्डिहाइड की पावर 1, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है इसलिए आयोडीन की पावर 1. हम ओवरऑल इस तरह से लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K डैश
into aldehyde, where K dash would be a constant, it's equal to K into I2. Rate law constant K dash depend on concentration of catalyst as well. This is first problem. फर्स्ट प्रॉब्लम में किस तरह से कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए. दिस वुड बी कॉल्ड द ओवरऑल रेट लॉ. रेट लॉ कांस्टेंट के डैश होगा, वेयर दिस के डैश वुड बी इक्वल टू के इंटू आयोडीन. के इंटू आयोडीन. रेट लॉ कांस्टेंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट एज वेल. रेट लॉ में हमेशा सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपीयर होते हैं. This is the expanded form of rate law. पहला सवाल होने के बाद now start looking over at second problem. The second problem, a possible mechanism for this reaction. There is a reaction given, twice H2 plus twice NO giving you N2 plus twice H2. इसका एक possible mechanism दिया हुआ है. It's सबसे पहले twice NO gives you N2O2 and then N2O2 plus H2 gives you N2O plus H2O and then N2O plus H2O gives you N2 plus H2O. If second step is rate determining step, यह first step, यह second step और यह third step. If the second step is rate determining step, derive rate law or its slowest. Derive the rate law. We need to write the rate law. Now this is the problem. Twice H2 plus twice NO gives you N2 plus twice H2. यह कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती. इस रिएक्शन के लिए दे हैड सजेस्टेड अ पॉसिबल मैकेनिज्म. एक पॉसिबल मैकेनिज्म सजेस्ट कर रखा है कि पहले स्टेप में ट्वाइस NO, दो NO के मॉलिक्यूल आपस में टकराते होंगे और जुड़ जाते होंगे, N2O2 बना लेते होंगे. ऐसा होता होगा पहले स्टेप में. फिर जैसे ये N2O2 जुड़ गए, वहां पर हाइड्रोजन गैस भी अवेलेबल है. एक हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल से कंबाइन करके N2O प्लस H2O दे देते होंगे. और फिर यह N2O, इधर H2O नहीं होगा, शायद मिस प्रिंटर उसको करेक्ट कर लेते हैं, इधर होगा H2. मिस प्रिंटर उसको करेक्ट कर लो. N2O यह फर्दर एक और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन करके N2 प्लस H2O दे देगा. इस तरह से ओवरऑल यदि हम ऐड कर दे तो रिएक्शन हो जाएगी. यह जो रिएक्शन हो रही है डेफिनेटली कुछ इस तरह के मैकेनिज्म से चल रही होगी. और इसमें उन्होंने यह भी बता दिया कि जो सेकेंड स्टेप है यह स्लोअर स्टेप है, यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. यदि यह इंफॉर्मेशन आपको दी गई है तो क्या अब आप सजेस्ट कर सकते हो कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए,
सॉरी, रेट लॉ क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म, व्हाट मस्ट बी द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन. अब इट्स क्वाइट इजी. सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रहे, रेट लॉ में रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर होता है. सभी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है. प्रोडक्ट कभी भी अपीयर नहीं होना चाहिए रेट लॉ में. इंटरमीडिएट कभी भी अपीयर नहीं होना चाहिए. एक रेट लॉ कांस्टेंट लिखना चाहिए. अब सिंस द सेकेंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हेंस प्राइमरीली विल राइट रेट एस इक्वल टू some constant k dash into the molecules appearing in rate determining step. The molecules appearing in rate determining step is N2O2 and H2. Since there is one molecule of N2O2 appearing in rate determining step, hence प्राइमरीली रेट लॉ में एक मॉलिक्यूल N2O2 का अपीयर होना चाहिए, N2O2 टू द पावर 1. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का अपीयर हो रहा है, इसलिए रेट लॉ में हाइड्रोजन की पावर 1 हो जानी चाहिए. बेसिकली हम सबसे पहले यह रेट लॉ लिखेंगे प्राइमरीली, मगर क्या इस रेट लॉ को ऐसे ही लिखा छोड़ दिया जाए? नहीं, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि N2O2 रिएक्टेंट नहीं है, यह तो एक इंटरमीडिएट है. रेट लॉ में इंटरमीडिएट अपीयर नहीं हो सकता. रेट लॉ में अपीयर होना चाहिए सिर्फ रिएक्टेंट, या तो हाइड्रोजन या NO. इनकी कुछ पावर के रूप में रेट लॉ अपीयर होना चाहिए. यह रेट लॉ, मैं यह नहीं कहता कि गलत लिखा हुआ है, मैं यह कहता हूं कि अभी यह अधूरा है, इसे आगे और सोचने की आवश्यकता है. अब हम कहते हैं के डैश तो कोई कांस्टेंट हुआ, हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन की कुछ पावर 1, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है. हमें ऐतराज है इस N2O2 से, किसी भी तरह से इस N2O2 को हटाना पड़ेगा. N2O2 को हटाने के लिए हम पहली रिएक्शन देखते हैं. N2O2 कहां से आ रहा है इसे देखते हैं. N2O2 पहली रिएक्शन इससे आ रहा है और यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. यदि यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके लिए हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अवश्य डिफाइन कर सकते हैं. इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन would be N2O2 upon NO whole square. हम इस तरह से इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे. अब इधर से N2O2 मुझे दिखने लगेगा. N2O2 कैन बी रिटन एज N2O2 कैन बी रिटन एज K इक्विलिब्रियम into NO whole square. और इस N2O2 की वैल्यू जो वहां पर एग्जिस्ट करेगी, सिंस इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट को एग्जिस्ट करेंगे, तो N2O2 इतनी मात्रा में वहां एग्जिस्ट करेगा. यह N2O2 में इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और फाइनली मुझको अब यह ऐसे दिखने लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के डैश ऐसा का ऐसा ही, के डैश ऐसा का ऐसा ही. N2O2 की जगह मैं लिखूंगा के इक्विलिब्रियम इनटू NO स्क्वायर और H2 ऐसा का ऐसा ही. के डैश इंटू के इक्विलिब्रियम, के डैश इंटू के इक्विलिब्रियम, इसको मैं के लिख देता हूं जो कि रेट लॉ कांस्टेंट हो जाएगा. और फाइनली रेट लॉ इस तरह से लिख दिया जाएगा, के इंटू NO स्क्वायर इंटू H2. दिस इज
the finally desired rate law. This is the desired rate law. अब इस प्रॉब्लम से हम कई सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं. पहली बात, रेट लॉ डिराइव करने के लिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म में जाते हैं. हमेशा रिएक्शन मैकेनिज्म को देखकर ही रेट लॉ ऑब्टेन करा जा सकता है, रेट लॉ सोचा जा सकता है. रिएक्शन मैकेनिज्म में भी सबसे पहले हम स्लोएस्ट स्टेप को देखते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को देखते हैं. उसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को देखकर सबसे पहले प्राइमरीली रेट लॉ लिखते हैं. उस स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपीयर हो रहे हैं उनसे हमें कोई एतराज नहीं है, मगर जो इंटरमीडिएट अपीयर हो रहे हैं किसी भी तरह से हम उन इंटरमीडिएट को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा. दूसरा कंक्लूजन, रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री ट्वाइस H2 ट्वाइस NO, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है रेट लॉ लिखते समय. ऑल्दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते समय हमें रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री से मतलब होता है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते समय जो भी रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वही पावर में चढ़े हुए होते हैं, मगर वहां तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग कंसेप्ट है. हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं. केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ लिखते समय और रेट लॉ में ऑर्डर लिखते समय हमें इन स्टोइकोमेट्री से कोई मतलब नहीं होता है. देखिए इधर हाइड्रोजन की का कोएफिशिएंट 2 है, मगर रेट लॉ में हाइड्रोजन के लिए ऑर्डर 1 ही आया, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में कोई दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे. स्लोएस्ट स्टेप में हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए हाइड्रोजन का पावर इधर 1 ही आया. तो इस हाइड्रोजन के कोएफिशिएंट 2 होने से हमें कोई मतलब नहीं होता है. हम रेट लॉ लिखते समय रिएक्शन की स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर कभी ध्यान नहीं देते, जैसा हमने थ्रू चैप्टर पढ़ते समय देखा भी है. हम कहते हैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, the order of reaction with respect to hydrogen is 1 because its power is 1, while order of reaction with respect to NO is 2. अब ध्यान रहे इधर भले ही कोएफिशिएंट 2 है, मगर इस कोएफिशिएंट को देखकर हमने इसका ऑर्डर 2 नहीं कहा है. इसका ऑर्डर NO की पावर 2 लगाते समय हमने कभी भी इस कोएफिशिएंट को देखकर नहीं कहा है. हमने तो बेसिकली इस लोएस्ट स्टेप में N2O2 का एक मॉलिक्यूल था, इसलिए N2O2 का एक पावर लगाया था. फिर N2O2 को रिप्लेस करने के लिए NO का ऑटोमेटिकली पावर 2 आ गया, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO इज 2. इट्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3 क्योंकि NO का पावर 2 है, हाइड्रोजन का पावर 1 है, 2 + 1 दैट इज 3. एंड द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी क्या कहेंगे? मॉलिकुलरिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपीयरिंग इन स्लोएस्ट स्टेप. स्लोएस्ट स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स अपीयर होते हैं दैट इज मॉलिकुलरिटी. दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस इज स्लोएस्ट स्टेप. इसमें कितने मॉलिक्यूल अपीयर हो रहा है? एक N2O2 का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल. इसमें दो मॉलिक्यूल अपीयर हो रहा है. हेंस द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2. इट्स बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन. इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 2 है, जबकि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर 3 है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इज 1. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO इज 2. ओवरऑल ऑर्डर इज 3 एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2. यह सारी बातें इस रिएक्शन के लिए बड़े ध्यान से देखिए. दिस इज सेकेंड प्रॉब्लम. इसे ध्यान से देखने के बाद देन स्टार्ट रीडिंग थर्ड प्रॉब्लम. ये जो मैं सवाल कुछ करा रहा हूं ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए
करा रहा हूं। कई बार ढेर सारी थ्योरी पढ़ने के बाद खिचड़ी बन जाती है, वो खिचड़ी जरा सही सही हो जाए, इसलिए। थर्ड प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ें। The third problem, above 500 degrees centigrade, this reaction, there is a reaction NO2 plus CO gives you CO2 plus NO. अब इस रिएक्शन के लिए उन्होंने कहा है above 500 degree centigrade, it obey this rate law. Rate is equal to K into NO2 plus CO. And below 500 degree centigrade, this is the rate law. K into NO is equal. Suggest the mechanism for each course. Now this is a very interesting situation. एक रिएक्शन उन्होंने दे रखी है NO2 plus CO gives you NO2 plus CO gives you CO2 plus NO. And then उन्होंने कहा कि खास बात, यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से होती है और यह रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर भी होती है और लो टेम्परेचर पर भी होती है। हाई टेम्परेचर मतलब अबाव 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी यह रिएक्शन होती है और लो टेम्परेचर मतलब बिलो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी यह रिएक्शन होती है। मगर एक डिफरेंस, एक बड़ा आश्चर्यजनक रूप से एक डिफरेंस ऑब्जर्व होता है, दैट इज यदि टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो तो इस रिएक्शन का रेट लॉ ऑब्जर्व होता है K इंटू NO2 इंटू CO। मतलब अबाव 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO2 एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू CO, यह ऑब्जर्व होता है। और बिलो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर लो टेम्परेचर पर भी यह रिएक्शन तो होती है, मगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस आता है, दैट इज कि अभी भी रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है मगर कार्बन मोनोऑक्साइड अब सुडो मॉलिक्यूल हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0। कार्बन मोनोऑक्साइड के कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा एंड इट बिकम सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO2। अब उन्होंने कहा है ट्राई टू एक्सप्लेन दिस डिफरेंस, कि आखिर ऐसा क्यों होता है। रिएक्शन हमेशा हो रही है हाई टेम्परेचर पर भी और लो टेम्परेचर पर भी, मगर रिएक्शन के रेट लॉ में फर्क क्यों आ रहा है। हाई टेम्परेचर पर रेट लॉ अलग है, लो टेम्परेचर पर रेट लॉ अलग। व्हाई सच डिफरेंस? वी नीड टू एक्सप्लेन दिस। वंस अगेन एक्सप्लेनिंग दिस वुड बी जस्ट लाइक क्लियरिंग आवर ओन कंसेप्ट, हमारा खुद का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए मैं कहता हूं
above 500 degrees centigrade, that is large temperature, reactant molecules would be having high energy. Above 500 degrees centigrade, that is large temperature. इतने large temperature पर both NO2 and CO have high energy. NO2 और CO दोनों के पास हाई एनर्जी है, and hence both are activated molecules. यह दोनों ही activated molecules. Activated molecules means the molecules having large amount of energy, the energy which is greater than threshold energy. दोनों molecule के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, क्रिटिकल एनर्जी से ज्यादा है. दोनों मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड है. इस वजह से दोनों मॉलिक्यूल टकराते हैं और एक ही बार में रिएक्शन दे देते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं. इट्स अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म. हेंस इट्स single step mechanism. Above 500 degrees centigrade, this reaction must be having a single step mechanism, जिसमें सीधा सीधा NO2 सीधा सीधा कार्बन मोनोऑक्साइड से टकराएगा और सीधा सीधा प्रोडक्ट देगा. एक ही स्टेप मैकेनिज्म है जिसमें NO2 का एक मॉलिक्यूल, CO का एक मॉलिक्यूल, इसलिए NO2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, CO के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर. एंड हेंस दिस रेट लॉ. सो बोथ ऑफ देम आर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल. मगर जब लो टेम्परेचर होगा एट बिलो 500 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज लो टेम्परेचर, बिलो 500 degree centigrade, that is low temperature. NO2 और CO2 के पास में एनर्जी कम होगी. NO2 and CO have less energy. दोनों ने एनर्जी बैरियर ओवरकम नहीं कर रखा है. दोनों ने एनर्जी बैरियर ओवरकम नहीं कर रखा है. एंड सिंस दैट नॉट ओवरकम एनर्जी बैरियर, ये दोनों आपस में टकरा भी ले तो रिएक्शन नहीं होना है. दोनों आपस में टकराएंगे तो हमेशा इनइफेक्टिव कोलिजन होगा. अब रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं हो सकती. NO2 और CO के टकराने से सीधा सीधा रिएक्शन नहीं हो सकती. दोनों आपस में टकराएंगे भी तो एनर्जी बैरियर ओवरकम नहीं होने की वजह से हमेशा इनइफेक्टिव कोलिजन होगा, कभी भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. चाहे ओरिएंटेशन सही हो, सही तरीके से भी टकराए तो टकराने के लिए, टकराते समय रिएक्शन देने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो होनी चाहिए. थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा तो होनी चाहिए. 500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम यदि टेम्परेचर है तो वो एनर्जी होगी नहीं उसके पास, इसलिए हमेशा इनइफेक्टिव कोलिजन देंगे. मगर फिर भी रिएक्शन हो सकेगी. इस बार रिएक्शन के होने का तरीका बदल जाएगा. रेट लॉ में दिया हुआ है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ NO2. इस बार कुछ ऐसा होगा कि पहले स्टेप में एक NO2 का मॉलिक्यूल दूसरे NO2 के मॉलिक्यूल से टकराएगा और लेट अस से NO और NO3 दे देगा.
ये रिएक्शन अभी भी हो सकती होगी, धीरे धीरे, बहुत फास्ट नहीं मगर धीरे धीरे प्रोसेस हो सकता होगा। और फिर जो NO3 मिला, ये चूंकि एक अनस्टेबल स्पेशीज होएगा, ये इमीडिएटली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कंबाइन करके NO2 और CO2 दे देगा। इस तरह से दो स्टेप में यह रिएक्शन हो रही होगी। दोनों को ऐड करके देख ले, हमें ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। और इसमें होता यह होगा कि ये दूसरी स्टेप तो फास्ट होती होगी और पहली स्टेप धीमी स्लो रहती होगी। फास्ट स्टेप से हमें कोई मतलब नहीं, जो धीमी स्टेप है दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो NO2 के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए रेट लॉ में NO2 का ऑर्डर 2 होएगा। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई मॉलिक्यूल अपीयर नहीं कर रहा है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड सुडो मॉलिक्यूल हो जाएगा और इस रिएक्शन में लो टेम्परेचर पर ऑर्डर सिर्फ NO2 के लिए रहेगा, and it's a second order with respect to NO2, while carbon monoxide is a pseudo molecule. It's because this must be a slow step or rate determining step, and then this must be a fast step. इस तरह से हाई टेम्परेचर पर भी यह रिएक्शन हो रही है, लो टेम्परेचर पर भी यह रिएक्शन हो रही है, मगर दोनों अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन में रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्क है और रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्क होने से रेट लॉ में डिफरेंस आ रहा है। बड़े ध्यान से तीसरे सवाल को समझें, इसके बाद में फोर्थ प्रॉब्लम समझाऊंगा। Now, let's start reading fourth problem. Two reactions are of same order, have equal exponential factor, but their activation energy differ by this much amount. दो रिएक्शन है जिनके लिए A सेम है और एक्टिवेशन एनर्जी EA1 minus EA2, this differ by this much amount. Calculate the ratio between rate constant of this reaction at 27 degrees centigrade. At 27 degrees centigrade, where R is given as 8.314 joules per Kelvin per mole, what would be the ratio of their rate law constant? It's pretty direct problem. कोई खास इसमें कलाकारी वाली बात नहीं है, सीधा सीधा अर्हेनियस इक्वेशन अप्लाई करनी है, उसको प्रॉपरली मैथमेटिकली थोड़ी सी जगलिंग करते हुए इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना है। देखिए, अर्हेनियस इक्वेशन हम अच्छी तरह से जानते हैं, K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाय RT। अब इधर दो अलग अलग रिएक्शन की बातचीत करी जा रही है, दो अलग अलग रिएक्शन को एक ही टेम्परेचर पर कराया जा रहा है, जिनका P एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है, A सेम है और एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है। मैं कहता हूं फॉर फर्स्ट रिएक्शन, पहले रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे रेट लॉ कांस्टेंट K इज A e टू द पावर माइनस EA1
EA1 by RT. For second reaction, rate law constant K2 is A e to the power minus EA2 by RT. अब K1 एक रिएक्शन का रेट लॉ कांस्टेंट है, K2 दूसरी रिएक्शन का रेट लॉ कांस्टेंट है. वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन. K1 अपॉन K2 इज A e to the power minus EA1 by RT upon A e to the power minus EA2 by RT. A से A cancelled. I may rewrite this as E to the power EA2 minus EA1 by RT. Ln of K1 by K2 is EA2 minus EA1 by RT. ये जो नेचुरल लॉग लिखा है इसको हम लॉग टू द बेस 10 लिख सकते हैं. is 2.303 log to the base 10 of K1 by K2. हम इधर से log of K1 by K2 डिटरमाइन कर सकते हैं. log of K1 by K2. EA2 माइनस EA1 उन्होंने दे रखा है. डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है. इसको मॉड कह दो आप तो, क्योंकि EA1 माइनस EA2 तो हमने लिखा है, क्योंकि उन्हें साथ साथ दिया इट्स अ डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप मॉड लिख दो. तो इधर मैं लिख देता हूं 24.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल्स में, जूल्स पर मोल. आर की जगह 2.303 ऐसा कैसे, पहले तो 2.303. आर की जगह उसकी वैल्यू 8.314 जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन. टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. इट्स 300 केल्विन. जूल्स पर मोल कैंसिल हो गया, केल्विन केल्विन भी कैंसिल हो गया, और हमें log ऑफ K1 अपॉन K2 दिखने लगा है. एंड इट कम्स आउट टू बी 24.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन, नहीं, दिस किलो जूल्स प्लस 5 इंटू 10 अपॉन 2.303 into 8.314 into 3. You need to solve this equation and obtain the value of K1 by K2. एंटी लॉग लेना होगा. हम इसे रफली हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से, लाइक 8 into 3 is 24. 8.3 into 3 is 24.9 something. तो मैं इसे ऐसा का ऐसा ही काट दूंगा. और इधर मुझे दिखने लगेगा 10 upon 2.3. 10 upon 2.3 would be somewhere greater than 4. It's somewhere greater than 4. Means K1 upon K2 would be greater than 10 to the power 4. रफली इस तरह से कैलकुलेट करूंगा, और जो भी ऑप्शन अब मुझे 10 टू द पावर 4 से ऊपर दिख रहा है उसे मार्क कर दूंगा. 8.3 into 3 दिस 24.9 रफली मुझे दिखने लग गया. एग्जैक्ट कैलकुलेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है. 10 upon 2.3, 10 upon 2.5 होता है 4.
10/2.3 तो 4 से ज्यादा होगा, मगर 5 से कम होगा। 4 से ज्यादा 5 से कम, 10/2 होता है 5, 10/2.5 होता है 4, ये 10/2.3 तो 4 से ज्यादा और 5 से कम। इट मस्ट बी ग्रेटर देन 4 and less than 5. So Q1 by Q2 is greater than 10 to the power 4 and less than 10 to the power 5. जो भी वैल्यू मुझको उस रेंज में दिख रही है मैं मार्क कर दूंगा। प्रॉब्लम नंबर 4 समझने के बाद नाउ आई विल सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 5।